Hello everyone, myself Prashant Punia and I welcome you to the Beast by Prashant Punia, a YouTube channel. So in this today video, we are starting with the lecture 3 of the some basic concept of the chemistry. We have already finished the lecture 1 and 2 of this chapter. So in this video, we will study about what is limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस चैप्टर के अंदर भी, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसको पढ़ने के लिए आपको मूल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये लिमिटिंग रिएजेंट ये नहीं है कि ये टॉपिक है कुछ, ये ऐसा होता है क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली कि ये रिएक्शन दी हुई है, आपको ये बताना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट उन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए मूल कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। और फिर हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला जो स्कूल्स के अंदर ये जनरली पूछा जाता है और कंपटीशन के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है उसके लिए हम देख लेते हैं, अब इसको इरेज कर रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको मूल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं भी उसे हल्की सी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वो पहली मूल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो कंप्लीट कर आए तो ही उसे अच्छे से समझ में आएगा। इस मूल कॉन्सेप्ट यानी कि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इससे हम केमिकल रिएक्शंस को आज हम पहली बार देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा आपके लिए किसके अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये यहाँ से हम शुरू करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा। देखिए, कोई भी दो रिएक्टेंट ये होते हैं जो लेफ्ट साइड में है वो होते हैं रिएक्टेंट, ये दोनों होंगे आपके रिएक्टेंट। आप काफ़ी आगे चलकर बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस होती हैं। तो जो दो सबस्ट्रेट मिलकर रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं और मिलकर वो बनाते हैं क्या, एक प्रोडक्ट। ये रिएक्शंस इनऑर्गेनिक में भी होती हैं, केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस ही हैं, प्रोडक्ट फिजिकल में भी आती हैं। हालांकि ये रिएक्शंस को याद कैसे होती हैं, इनऑर्गेनिक के अपने अलग शॉर्टकट्स हैं, ऑर्गेनिक में अपने अलग तरीके हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं। हालांकि यार उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होते हैं प्रोडक्ट। आप इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। क्या, मान लीजिए एक कार की कंपनी है, वो क्या करती है, वो बनाती है कार जिसके अंदर वो रोज़ आना 10 तो बना लेती है सारी कार के सारे पार्ट्स, यानी कि उसका बोनेट, कार की सीट्स, टायर वायर सब अरेंज कर लेती है, लेकिन इंजन बना पाती है एक। तो दिन के अंदर कार बनी कितनी, एक। तो जो चीज़ लिमिट में होती है, लिमिटेड यानी कि लिमिटिंग होती है, लिमिटिंग मतलब कम, सबसे कम अमाउंट में बन रही है, तो वही लिमिटिंग होती है, वही लिमिटिंग होती है। और उसी से ही रिलेटेड इसमें बात होने वाली एग्जाम, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल, कार के जो बाहर के पार्ट्स हैं वो 10 बन रहे हैं, एक बन रहा है क्या, वो बन रहा है मतलब इंजन। और जब वो असेंबल हो जाएगा तभी तो कार कंप्लीट बनेगी। तो दिन में कार कितनी बनी, एक। यानी कि एक इंजन बनने ने कार बनने के रेट को क्या कर दिया, उसी के हिसाब से बनी। जब एक इंजन कंप्लीट बनेगा और वो कार में जुड़ेगा तभी तो कार बनी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है कार का जो सारा आउटसाइड का स्ट्रक्चर है और इंजन मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि है एक कंप्लीट कार। ऐसे ही इसमें क्या होता है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, दो रिएक्टेंट, अगर आप दो भी होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो होता है क्या, दैट रिएक्टेंट which finish या consumed completely in a chemical reaction, जो पूरी तरीके से खर्च हो गया बनने में। कैसे, एक ही इंजन बना था कार का, उसे ही असेंबल कर दिया, ख़त्म हो गया रोज। पर जो हैं, जो कार के जो बोनेट्स वगैरह हैं और वो सब, वो तो चीज़ें क्या हैं, एक्सेस में हैं, वो तो 9 बची रह गई। एक जो इंजन था वही इस्तेमाल हो गया, तो उसी की वजह से ही क्या है, मैं आपको डिसाइड कर पा रहे हैं प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ठीक। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, इंजन, उसी ने ही क्या डिसाइड किया था कि प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनेगी। तो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, डिसाइड द
क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कि कितना प्रोडक्ट बनेगा ये यही डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। एक होता है एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, एक्सेस रिएजेंट वो सब अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप पहले इनके मतलब समझिए। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, और एक और बात, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कंज्यूम होगा, ख़त्म हो जाएगा पूरा। जैसे कार का इंजन उसमें डलते ही कार का इंजन तो बचे ही नहीं, तो ये बचेगा नहीं बिल्कुल भी। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, दैट रिएजेंट विच रिमेन, reagent which remain after completion of reaction, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखिए आप, ये H2 है, ये O2 है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया। मान लीजिए कार का बोनेट है, मतलब कार का आउटसाइड स्ट्रक्चर, ये है कार का इंजन, दोनों मिले तो एक कंप्लीट कार बनी। कार यहाँ पे है क्या है, H2O, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा इंजन है, कौन सा वो है, हमने तो माना था, तो वो पहले तो पता लगाना होगा कौन सा इंजन है, मतलब कौन सा लिमिटिंग है। लिमिटिंग पता चलेगा तो ही तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, जितना लिमिटिंग खर्च होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनेगा प्रोडक्ट। इसके लिए पहले आपको समझनी होगी क्या, कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे पहला, उसके लिए आपको बैलेंस करना होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन करने के लिए, फॉर दिस रिएक्शन शुड बैलेंस, उसको बैलेंस करें, बैलेंस। काफ़ी जो रिएक्शंस आएंगी अभी इनऑर्गेनिक वगैरह की भी, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें सिखाया जाता है रेडॉक्स के अंदर। रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री 11th क्लास का, उसके अंदर सीखते हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, वो सब वहीं सीखेंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत हल्की रिएक्शन है, क्या 2H2 2O2 पानी बनाया मिलके, पर यहाँ पर H2 के अंदर 2H तो हैं, जितने इधर थे तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, पर इधर 2 हैं। इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 और 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन ये उधर हो गए 4, तो इधर भी 4 बनाने के लिए मैं इधर से भी मल्टीप्लाई कर दूं। किसी को कोई दिक्कत हुई इसमें? हमारे पास ऑक्सीजन लेफ्ट में ज़्यादा थी, राइट में कम थी, हमने 2 से मल्टीप्लाई उधर कर दिया तो ऑक्सीजन हो गई 2। इसको आपको किसी को ये तो दिक्कत नहीं हो रही, ये O2 है इधर, तो सर इधर 2O है, 20 तो नहीं दिख रहा किसी को, ये 2O है, ठीक है। उधर मैंने मतलब आगे मल्टीप्लाई कर दी। आप ये देखिए 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ही ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आप, और आप देखिए 2 तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए इधर। तो इस तरीके से ये हुई बैलेंस, ठीक है। दूसरा क्या स्टेप है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, नीट IIT JEE सबके कराऊंगा। आप पहले इसको बेसिक से समझिए, ठीक है। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, मान लीजिए आपको दे दिए हैं गिवन मोल्स, ये सब आपको क्वेश्चन में देगा। ये आपको क्वेश्चन में कह दिया कि मान लीजिए 2 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं, और आपका इन्हें दोनों मिलकर पानी बना रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ए लिमिटिंग रिएजेंट, अब पता कैसे चले, जिसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्या देखिए कैसे लिमिटिंग रिएजेंट का हम पता लगाएं। उससे पहले आप देख लीजिए, ये जो होता है ये, इसको कहते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, STIO, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, आगे जो होता है वो है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे ही ये भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, और जिसके आगे नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ट्रिक क्या है कि गिवन मोल जो है, गिवन मोल ऊपर दिए हुए हैं 2 वो कुछ भी दे सकता है, अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी जिसकी,
वो एक्ट करेगा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गजब का कॉन्सेप्ट है। रिएक्टेंट whose having this value lower will act as limiting reagent। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू जिसकी कम, वो एक्ट करेगा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह। तो ये किसकी ट्रिक हुई? टू फाइंड which reactant will act as limiting reagent। ठीक है, ये ट्रिक बिल्कुल सॉलिड आप याद रखिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन किए सब हो जाते हैं इससे। बहुत ज़्यादा आसान और इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अब इस तरफ आ जाइए। मैंने कहा गिवन मोल्स और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिसकी कम होगी वो एक्ट करेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट की तरह। और मैंने आपको ये और बात बताई थी कि लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है पूरा ख़त्म। आइए अब देखते हैं पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। गिवन मोल H2 के लिए चेक कर रहे हैं। पहले मैं इसको रिएक्शन को यहाँ लिख रहा हूँ 1 और 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। 2H2O, किसी कोई दिक्कत? गिवन मोल कितने हैं? 2 मोल इसके दे रखे हैं, 2 मोल ही इसके दे रखे हैं। ठीक है, अब आप इससे ये भी रिएक्शन आप ये भी सीखेंगे इससे कि कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे सबट्रैक्ट होंगे। अब देखना, गिवन मोल कितने हैं? 2। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हम इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। वैल्यू गिवन मोल 2, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ये आ गई वैल्यू 1। इसके लिए देखें वैल्यू क्या? गिवन मोल 2, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ये है वैल्यू 2। समझ आया? समझ आया? तो हमने देखा इसकी वैल्यू 1 और उसकी वैल्यू 2, और हमने कहा जिसकी वैल्यू कम वो एक्ट करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये वैल्यू कम, तो ये ही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। किसी को कोई दिक्कत? बस अब इसके बाद इस ट्रिक का कोई मतलब मत रखना, बस इससे पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट है H2। इसे मिटा दो बस। अब आगे किस तरीके से करना वो सुनिए। ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके 2 मोल है। मैंने कहा तो पूरा का पूरा ख़त्म होगा, 2 में से 2 मोल ही खर्च हो जाएंगे इसके। बचे कितने? 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, ये है एक्सेस में, तो इसके हैं 2 मोल्स। इसमें से माइनस होगा 1, ये बचेगा 1। कैसे? इसके सामने 2 स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। 2 स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में से डिसोशिएट हुए यानी कि टूटे कितने, मतलब खर्च कितने हो गए? 2 मोल। ये है क्या? यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड मैंने पढ़ाया था आपको पिछली वीडियोस में, मोड कॉन्सेप्ट वाली में, यानी कि दूसरी वाली वीडियो में। क्या उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन भी करने सिखाए थे यूनिटरी मेथड, तो वही इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा हर चीज़ें आगे जुड़ती जाएंगी, कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो 2 इस H2 के लिए बात, ये देखिए आप 2 स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में से 2 मोल टूट रहे हैं, तो एक में से कितने टूटेंगे? 2/2 मोल यानी कि 1। तो यहाँ पर एक स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पर भी एक स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये कितने टूटे? इसीलिए 1, इसीलिए 1 टूटा। समझ आया? इसी तरीके से 2 स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, देखिए अब यहाँ पर तो जो रिएक्टेंट हैं वो टूटते हैं, खर्च होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ये टूटते हैं, ये इसमें से एक टूट गया और इसमें से 2 के 2 ही टूट गए, और यहाँ पे क्या होंगे? बनेंगे। तो 2 स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। तो इधर भी तो 2 ही है, तो इधर तो टूटते हैं, वो है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या होते हैं? फॉर्म। तो सीधा का सीधा 2 मोल फॉर्म हो जाएंगे। 2 मोल फॉर्म। ये क्या है? ब्रेक या डिसोशिएटेड मोल। कितने? इतने डिसोशिएट हो गए, ये रिमेन बचे। कितने हुए नीचे? और ये भी रिमेन। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि इसके बनेंगे 2 मोल। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? क्या होता है एक्सेस रिएजेंट?
कैसे? अभी हल्की सी आपने रिएक्शन बैलेंस करनी भी सीखी। किसे कहते हैं रिएक्टेंट, किसे कहते हैं प्रोडक्ट, किसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कौन सा एक्ट करेगा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह, और उसके लिए हमने ट्रिक सीखी। फिर उसे पता लगने के बाद हम कैसे तोड़ते हैं, लिमिटिंग वाले को पूरा तोड़ देते हैं, जो दूसरा है उसके लिए हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट कितना बना वो हमें पता चल जाता है। या फिर कोई ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि इतना प्रोडक्ट बन गया है और अब आप बताइए कि इसमें से कितना टूटा होगा, वो मैनिपुलेट करता है आगे पीछे। IIT नीट हर पेपर में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसे नोट कीजिए। अब मैं आपको शुरू करवाता हूँ क्वेश्चन कराने, ठीक है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग में रखिए इसे। और मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा और आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, तो कुछ और टाइप्स के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। लिमिटिंग रिएजेंट हमने उसके थोड़े क्वेश्चन किए थे, कुछ और आगे उस टाइप के ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्या इन्होंने 3 स्टेप में रिएक्शंस दिए हैं, 3 स्टेप में क्या दिए हैं रिएक्शंस। और इन्होंने कहा A 2B से मिलकर C बना रहा है, उसकी है 50% यील्ड। 50% यील्ड का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इसके x मोल हैं और एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इधर, एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इधर, तो x से x टूट गया तो उधर x मोल बनने चाहिए थे, लेकिन 50% यील्ड का मतलब वो बनेगा आधा, मतलब उसकी यील्ड 100% होती है तो उतने ही बनते हैं, और यील्ड है 50% तो वो बनेगा आधा, x/2। तो इसी तरह फिर ये 2C से D, T से E, तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती गई। हाउ मैनी मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड टू फॉर्म 4 मोल ऑफ E। अगर E के यहाँ पर 4 मोल बने तो आप हमें ये बता दीजिए A के कितने मोल हमने लिए होंगे स्टार्टिंग में। तो देखिए ये जो 3 स्टेप में रिएक्शन दी हुई है, देखिए रिएक्शन 2 तरीके की होती है। एक सिंपल जिनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, एक होती है कॉम्प्लेक्स। ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये इस टाइप के क्वेश्चन करने भी होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर अलग तरीका है कैसे करते हैं। लेकिन ये सिंपल ही है क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा ये यूज़ नहीं होगा। आइए देखते हैं, करते हैं क्या है। ये कुछ और टाइप के भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उस टाइप के हमने किए हैं। अब देखिए A + 2B से 2C बना, देखिए A + 2B से बना C। देखिए अब इसमें लिमिटिंग हमें तो पता नहीं, ना मोल्स दे रखे हैं, हमें तो पता नहीं कि क्या होगा लिमिटिंग। और इस केस में A की बात की हुई है, A और E, तो जाहिर सी बात है वो चाहता है A को ही आप लिमिटिंग लें। और जब कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें मानना ही होता है वो जिसकी वो बात कर रहा है। मान लीजिए इसके लेट A के मोल को हम मान रहे हैं x मोल्स, और अगर हमने लिमिटिंग माना तो ये गया पूरा टूट, ठीक है। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो ये भी 1, तो यहाँ पर मोल बनने चाहिए थे C के 1 मोल, लेकिन एफिशिएंसी यानी कि परसेंटेज यील्ड है 50%, यानी कि 50% ऑफ x क्या होगा, वो होगा 50। जब ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन 100 करते हैं, और इंटू x, इसका मतलब 1/2x होगा 50% ऑफ x का मतलब, यानी कि यहाँ पर x नहीं x/2 बनेगा, ठीक है। अब दूसरी इन्होंने कहा क्या 2C से बना है जी D। ध्यान देने की बात ये है, अगर यहाँ पर ये रिएक्शन इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप होती है, तो ये जो C के x/2 मोल्स हैं ये वही मोल यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, ये वाली चीज़ यहीं इस्तेमाल होगी। अब आप यहाँ 2C है, आप ये कर सकते हैं कि x/2 कर दें इसे और ये इससे काट दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। कोई बाहर से थोड़ी देकर चला गया मोल्स, नहीं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर ऐसा आता है, यहाँ 2C लिख ले, वो 4C लिख ले, ये वाली ही डाटा एग्जैक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने 50% यील्ड थी इसलिए आधा हो गया, क्या यहाँ पे 50 नहीं 100% यील्ड है, तो ये भी बनेगा x/2, किसी को कोई दिक्कत। और इन्होंने फिर कहा है D से बना क्या 2E + F, 2E + F बना। तो अगर D यहाँ पर x/2 है, ठीक है, और इन्होंने 50% यील्ड कह दी, तो x/2 का भी आधा यानी कि x/4 बनेगा, x/4 बने, x/2 बनता अगर 100% यील्ड होती, और अगर 50% यील्ड है तो x/2 का आधा कितना होगा, x/2 का आधा कितना होता है, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बना x/4, तो ये बनेगा x/4। लेकिन इधर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो यहाँ होगी मल्टीप्लाई 2 से,
ठीक है, ध्यान देने की बात है, प्रोडक्ट के अंदर हो रही है मल्टीप्लाई, तो जिससे ये बना क्या, x/2 2e, मतलब e बना x/2, और उन्होंने कहा है जो e है उसके हैं कितने, 4 मोल उन्होंने कह रखी है। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई 8 मोल, 8 मोल। और इससे अगर हमें x की वैल्यू मिल गई 8 मोल, तो x हमने क्या माना था, a को क्या माना था, x, यानी कि a के 8 मोल लिए थे हमने स्टार्टिंग में, और यही हमसे पूछा है। तो इसका आंसर हो गया 8 मोल। ए के मोल्स हैं, हमने 8 मोल लिए हैं स्टार्टिंग में। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं। तो आप इसे नोट करें। ध्यान रखने की बात, यहाँ पर नहीं करते, वो प्रोडक्ट में ही करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। आंसर नंबर 2 देख रहे हैं अब हम कि कैसे किया जाए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये IIT एडवांस के अंदर आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट। इसके अंदर मैं आपको थोड़े थोड़े नए क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जिससे कि आपको समझ आए कि ये भी कैसे करें क्वेश्चन। तो इसको भी एक अच्छे तरीके से मैं आपको करना सिखाता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कम्प्लीटली विद, ये क्वेश्चन विद कम्प्लीटली विद, यहाँ पर O2 आना चाहिए था, क्योंकि ये O2 से ही तो रिएक्ट करे, तभी तो पूछिए ना हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, ये सही है, क्योंकि ये इन्होंने आगे कह दिया 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से 27 ग्राम एल्यूमिनियम कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। ये क्वेश्चन दिया एडवांस ने। देखिए सिंपली बहुत छोटा सा क्वेश्चन, IIT एडवांस बहुत अच्छा पेपर होता है, एडवांस ही होता है पेपर। आंसर देखिए दूसरा का देख रहे हैं क्या। तो एक बात देखिए, इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए क्या रिएक्शन है। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर बनाता है Al2O3। उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। आपको ये पता होना चाहिए था कि ये रिएक्शन कैसे होती है। हालांकि ये हल्की रिएक्शन है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। तो अब हम इसे करेंगे। पहली बात क्या, बैलेंसिंग। अगर इधर ऑक्सीजन के 3 मोल हैं, इधर मतलब 3 है और यहाँ क्या है 2, तो आपको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएंगे, और इधर 6 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो गए ऑक्सीजन। अब पर इधर एल्यूमिनियम 1 है, इधर है एल्यूमिनियम 4, तो मैं यहाँ 4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, इसका एक और मतलब है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि 4 मोल एल्यूमिनियम के जब रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो आपका ये बनता है। ठीक है, तो ये 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, ये थोड़ी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 3 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करते हैं। अब मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और अगर हम 1 मोल की बात करें तो उसका वेट कितना होता है 1 मोल के अंदर, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। कैसे, यही तो, अगर 1 मोल की बात करें तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 27, तो वेट हुआ 1 मोल का 27, यानी कि 4। अगर हम 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम यानी कि 1 मोल, और मल्टीप्लाई बाई किया तो 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद मोल कितने, यानी कि O2। अगर हम O2 के लिए भी बात करें, 1 मोल के अंदर कितना वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट। अगर 1 मोल की बात करें तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, यहाँ पर 32, क्योंकि O2 की बात हो रही है, तो वेट आ गया आपका 32। यानी कहने की बात यह है कि किसी भी चीज़ का 1 मोल के अंदर कितना ग्राम वेट होता है, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का के 4 मोल यानी कि 27, तो 1 मोल के अंदर है इंटू 4, तो 4 मोल इसके रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ O2, तो 1 के अंदर 27 ग्राम होता है, तो 4 के अंदर इंटू 3, ये जो मोल्स हैं कितना 32 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 27 ग्राम वो पूछना चाहता है कि 27 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, तो 3 इंटू 32 बाई 27 इंटू 4, तो 27 कितने से करेगा, क्योंकि उन्होंने 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम पूछा है। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम,
तो ये करेगा 3 इंटू 32/27 इंटू 4 इंटू 27। ये जो चीज़ है यहाँ एक इसके साथ अगर हमने 27 से मल्टीप्लाई की, इधर भी की, तो ये गया कट 24 ग्राम इसका आंसर है। 24 ग्राम से ये ऑक्सीजन चाहिए इसके 27 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया 24 ग्राम। तो और आप इसको सीधा सीधी देखिए, 1 ग्राम निकालने की इसमें ज़रूरत भी नहीं थी। क्या कैसे? अगर हमें सीधा 27 ग्राम से पूछा है तो 4 इंटू 27 है, तो इस 4 को सीधा इधर ले आओ। कैसे? 27 ग्राम निकालने के लिए 3 इंटू 32/4 सीधा आंसर आ गया था। पर आपको मैंने 1 से निकाला, फिर इससे निकाल के दिखाया, क्योंकि आप थोड़ा समझने में दिक्कत करते हैं स्टार्टिंग में, तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि मोल बाय मोल में ही चले सारी कहानी, अब वेट में भी आ गई, क्योंकि इसमें वेट में पूछा था। तो यूनिटरी मेथड तो आपका लगेगा। मैं इसे रेज कर रहा हूँ ताकि हम अगला क्वेश्चन कर सकें। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि CaCO3, देखिए ये भी मैं इसी तरीके से कर दिखाऊंगा ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन है तीसरा, आंसर नंबर 3। इन्होंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaO प्लस CO2 और इसके इन्होंने 40 ग्राम दिए हैं और आपसे पूछा कि ये आप बता दीजिए। ठीक है, देखिए इसके इस एक कोफिशिएंट, इसका एक कोफिशिएंट, इसका एक कोफिशिएंट, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके 1 मोल टूटने से इसका भी 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है। और यहाँ पर अगर ग्राम की बात हो रही है तो हम चीज़ों को ग्राम में लेंगे। तो अगर इसके 1 मोल की बात करें तो इसमें कितना वजन होगा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आता है इसका मोलिकुलर वेट। कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 को ऐड कर आता है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है क्या 40 और कितना है 16, तो ये कितना हो गया 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। CaO बनाता है 56 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3 56/100 ग्राम ऑफ CaO। और इन्होंने कहा 40 ग्राम कितना बनाएगा? तो 40 ग्राम बनाएगा 56/100 इंटू 40, ये कट गया। और फिर आप इसे 5 सिंप्लीफाई करके आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो इससे हमें CO मिल गया। लेकिन अभी हमें करना है CO2 के लिए भी क्या 100 ग्राम CaCO3 बनाता है कितना? CO2 में कितना होता है? देखिए इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनाता है और 1 मोल के अंदर इसके 100 ग्राम होता है और इसके 1 मोल के अंदर होता है 56 ग्राम। तो इसके 1 मोल ने 1 मोल बनाया तो इसके 100 ग्राम ने 56 ग्राम बनाया, कोई इसमें अलग बात तो है नहीं। इसी तरीके से इसके 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने इसका कितना होता है 44 होता है, आई थिंक 12 और 32, हाँ 44 होगा। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 बनाया। तो इसके 1 ग्राम ने कितना बनाया 44/100, ये 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई में था तो 100 नीचे आ गया। इतने ग्राम CO2 बनाया। तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने कितने ग्राम CO2 बनाया? ये अगर हम इधर 1 से 40 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा इतने ग्राम का, आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये है वेट से करने का तरीका कि क्या ग्राम है। तो ये अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी देखिए, वही रिएक्शन दे दी तो 40 ग्राम भी डाटा दे दिया, पर इन्होंने कहा कि ये 5.6 ग्राम CaO बना रहा है और हमसे पूछी है यील्ड क्या थी कि 50% यील्ड आ रही थी तो आधा बन रहा था। तो देखिए यील्ड क्या होती है, देखिए यही डाटा है, यही वो चीज़ है, वो
कैल्शियम कार्बोनेट और CaO के बीच में बात कर रहा है, तो यही डाटा यूज़ कर रहे हैं हम। ये नीचे का मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में कोई बात आपने नोट तो कर लिया। अब हम आंसर नंबर 4 कर रहे हैं। आंसर नंबर 4 अब हम कर रहे हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। परसेंटेज यील्ड क्या होती है, देखिए इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए क्या, ये है 56 इंटू 2/5, तो अगर हम 5 से 56 को डिवाइड करें, 6 11.2 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 22.4 ग्राम ये आता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि 5.6 ग्राम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यील्ड 100% नहीं है। 100% होती तो इतने ग्राम आता। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कम नहीं, कैलकुलेटेड डाटा अपॉन थियोरेटिकल डाटा, या इसे कैलकुलेटेड ना लिख के आप लिखें कि क्या, गिवन डाटा और थियोरेटिकल डाटा कि जितना आना चाहिए, कितना आया कितना आना चाहिए था, ये है मतलब आना चाहिए था। आपको समझने के लिए मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। परसेंटेज यील्ड का ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो कितना आया, यानी गिवन डाटा आया कितना है, 5.6 दे रखा है उन्होंने, और कितना आना चाहिए था थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से, 22.4 ग्राम। तो आप इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 भी होता है, परसेंटेज तो जब ही आएगी, तो इंटू 100, तो ये आई थिंक 4 से कट जाएगा, तो ये आ गई 25% इसकी यील्ड है। तो ये हुआ हमारा ख़त्म इस तरीके से। तो हमने सीखे कैसे लिमिटिंग रिएजेंट से करते हैं, हमने सीखे कि एन को मोल्स की टर्म्स में कैसे करते हैं, फिर हमने इस क्वेश्चन में आईटी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन में सीखा कि इनको ग्राम की वजह मतलब वेट की फॉर्म में कैसे करते हैं, फिर हमने परसेंटेज यील्ड भी सीखी, उस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं जिनमें 3 इक्वेशन है। तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपना दूसरा टॉपिक, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और आप इसे नोट कीजिए और फिर मैं क्वेश्चंस के साथ उसके क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो कुछ और टाइप्स के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, लिमिटिंग रिएजेंट हमने उसके थोड़े क्वेश्चन किए थे, कुछ और आगे उस टाइप के ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्या इन्होंने 3 स्टेप में रिएक्शंस दिए हैं, 3 स्टेप में क्या दिए हैं, रिएक्शंस, और इन्होंने कहा A to B से मिलकर C बना रहा है, उसकी है 50% यील्ड। 50% यील्ड का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इसके x मोल हैं और एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इधर, एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इधर, तो x से x टूट गया तो उधर x मोल बनने चाहिए थे, लेकिन 50% यील्ड का मतलब वो बनेगा आधा, मतलब उसकी यील्ड 100% होती है तो उतने ही बनते हैं, और यील्ड है 50% तो वो बनेगा आधा, x/2। तो इसी तरह फिर ये 2C से D, T से E, तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती गई। हाउ मैनी मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड टू फॉर्म 4 मोल ऑफ E। अगर E के यहाँ पर 4 मोल बने तो आप हमें ये बता दीजिए A के कितने मोल हमने लिए होंगे स्टार्टिंग में। तो देखिए ये जो 3 स्टेप में रिएक्शन दी हुई है, देखिए रिएक्शन 2 तरीके की होती है, एक सिंपल जिनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, एक होती है कॉम्प्लेक्स। ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये इस टाइप के क्वेश्चन करने भी होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर अलग तरीका है कैसे करते हैं, लेकिन ये सिंपल ही है क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा ये यूज़ नहीं होगा। आइए देखते हैं करते हैं क्या है। ये कुछ और टाइप के भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उस टाइप के हमने किए हैं। अब देखिए A + 2B से 2C बना, देखिए A + 2B से बना C। देखिए अब इसमें लिमिटिंग हमें तो पता नहीं, ना मोल्स दे रखे हैं, हमें तो पता नहीं कि क्या होगा लिमिटिंग, और इस केस में A की बात की हुई है, A और E, तो जाहिर सी बात है वो चाहता है A को ही आप लिमिटिंग लें।
और जब कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें मानना ही होता है वो जिसकी वो बात कर रहा है। मान लीजिए इसके लेट ए के मोल को हम मान रहे हैं एक्स मोल्स, और अगर हमने लिमिटिंग माना तो ये गया पूरा टूट, ठीक है। और ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो ये भी 1, तो यहाँ पर मोल बनने चाहिए थे सी के 1 मोल, लेकिन एफिशिएंसी यानी कि परसेंटेज यील्ड है 50%, यानी कि 50% ऑफ एक्स क्या होगा, वो होगा 50। जब ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन 100 करते हैं और इनटू एक्स, इसका मतलब 1/2x होगा 50% ऑफ x का मतलब, यानी कि यहाँ पर x नहीं x/2 बनेगा, ठीक है। अब दूसरी इन्होंने कहा क्या 2c से बना है जी d। ध्यान देने की बात ये है, अगर यहाँ पर ये रिएक्शन इसके बाद ये स्टेप इसके बाद ये स्टेप होती है तो ये जो C के x/2 मोल्स हैं ये वही मोल यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, ये वाली चीज़ यहीं इस्तेमाल होगी। अब आप यहाँ 2C है, आप ये कर सकते हैं कि x/2 कर दें इसे और ये इससे काट दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। कोई बाहर से थोड़ी देकर चला गया मोल्स, नहीं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर ऐसा आता है, यहाँ 2C लिख ले वो 4C लिख ले, ये वाली ही डाटा एग्जैक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने 50% यील्ड थी इसलिए आधा हो गया, क्या यहाँ पे 50 नहीं 100% यील्ड है, तो ये भी बनेगा x/2, किसी को कोई दिक्कत। और इन्होंने फिर कहा है D से बना क्या 2E प्लस f बना, तो अगर D यहाँ पर x/2 है, ठीक है, और इन्होंने 50% यील्ड कह दी, तो x/2 का भी आधा यानी कि x/4 बनेगा, x/4 बने, x/2 बनता अगर 100% यील्ड होती, और अगर 50% यील्ड है तो x/2 का आधा कितना होगा, x/2 का आधा कितना होता है, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बना x/4, तो ये बनेगा x/4। लेकिन इधर है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो यहाँ होगी मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। ध्यान देने की बात है, प्रोडक्ट के अंदर हो रही है मल्टीप्लाई, तो जिससे ये बना क्या x/2 2e मतलब e बना x/2, और उन्होंने कहा है जो e है उसके हैं कितने 4 मोल उन्होंने कह रखी है, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई 8 मोल, और इससे अगर हमें x की वैल्यू मिल गई 8 मोल, तो x हमने क्या माना था, a को क्या माना था x, यानी कि a के 8 मोल लिए थे हमने स्टार्टिंग में, और यही हमसे पूछा है, तो इसका आंसर हो गया 8 मोल। ए के मोल्स हैं, हमने 8 मोल लिए हैं स्टार्टिंग में। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं, तो आप इसे नोट करें। ध्यान रखने की बात यहाँ पर नहीं करते, वो प्रोडक्ट में ही करते हैं, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आंसर नंबर 2 देख रहे हैं अब हम कि कैसे किया जाए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये IIT एडवांस के अंदर आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट। इसके अंदर मैं आपको थोड़े थोड़े नए क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जिससे कि आपको समझ आए कि ये भी कैसे करें क्वेश्चन, तो इसको भी एक अच्छे तरीके से मैं आपको करना सिखाता हूँ। देखिए इन्होंने कहा 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कम्प्लीटली विद, ये क्वेश्चन विद कम्प्लीटली विद, यहाँ पर O2 आना चाहिए था क्योंकि ये O2 से ही तो रिएक्टर है, तभी तो पूछिए ना हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। नहीं ये सही है, क्योंकि ये इन्होंने आगे कह दिया 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से 27 ग्राम एल्यूमिनियम कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। ये क्वेश्चन दिया एडवांस ने, देखिए सिंपली बहुत छोटा सा क्वेश्चन, IIT एडवांस बहुत अच्छा पेपर होता है, एडवांस ही होता है पेपर। आंसर देखिए दूसरा का देख रहे हैं क्या, तो एक बात देखिए, इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए क्या रिएक्शन है। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर बनाता है Al2O3, उसने कोई रिएक्शन नहीं दी, आपको ये पता होना चाहिए था कि ये रिएक्शन कैसे होती है। हालांकि ये हल्की रिएक्शन है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। तो अब हम इसे करेंगे, पहली बात क्या, बैलेंसिंग। अगर इधर ऑक्सीजन के 3 मोल हैं, इधर मतलब 3 है और यहाँ क्या है 2, तो आपको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएंगे, और इधर 6 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो गई ऑक्सीजन। अब पर इधर एल्यूमिनियम 1 है, इधर है एल्यूमिनियम 4, तो मैं यहाँ 4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। इसका एक और मतलब है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि 4 मोल एल्यूमिनियम के
जब रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो आपका ये बनता है। ठीक है, तो ये 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, ये थोड़ी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 3 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करते हैं। अब मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। और अगर हम 1 मोल की बात करें तो उसका वेट कितना होता है 1 मोल के अंदर, जितना उसका मोलिकुलर वेट होता है। कैसे, यही तो, अगर 1 मोल की बात करें तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है 27, तो वेट हुआ 1 मोल का 27, यानी कि 4। अगर हम 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम यानी कि 1 मोल, और मल्टीप्लाई बाई किया तो 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद मोल कितने, यानी कि O2। अगर हम O2 के लिए भी बात करें 1 मोल के अंदर कितना वेट होता है, हम मोलिकुलर वेट, अगर 1 मोल की बात करें तो वेट बाय मोलिकुलर वेट कितना होगा, यहाँ पर 32, क्योंकि O2 की बात हो रही है तो वेट आ गया आपका 32। यानी कहने की बात यह है कि किसी भी चीज़ का 1 मोल के अंदर कितना ग्राम वेट होता है, जितना उसका मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के 4 मोल यानी कि 27, तो 1 मोल के अंदर है इंटू 4, तो 4 मोल इसके रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ O2, तो 1 के अंदर 27 ग्राम होता है, तो 4 के अंदर इंटू 3, ये जो मोल्स हैं कितना 32 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 27 ग्राम वो पूछना चाहता है कि 27 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, तो 3 इंटू 32 बाई 27 इंटू 4, तो 27 कितने से करेगा, क्योंकि उन्होंने 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम पूछा है। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये करेगा 3 इंटू 32 बाई 27 इंटू 4 इंटू 27। ये जो चीज़ है यहाँ एक, इसके साथ अगर हमने 27 से मल्टीप्लाई की, इधर भी की, तो ये गया कट, 24 ग्राम इसका आंसर है। 24 ग्राम से ये ऑक्सीजन चाहिए इसके 27 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए, तो ये इसका आंसर हो गया 24 ग्राम। तो और आप इसको सीधा सीधी देखिए, 1 ग्राम निकालने की इसमें ज़रूरत भी नहीं थी। क्या, कैसे, अगर हमें सीधा 27 ग्राम से पूछा है तो 4 इंटू 27 है, तो इस 4 को सीधा इधर ले आओ। कैसे, 27 ग्राम निकालने के लिए 3 इंटू 32 बाई 4, सीधा आंसर आ गया था। पर आपको मैंने 1 से निकाला, फिर इससे निकाल के दिखाया, क्योंकि आप थोड़ा समझने में दिक्कत करते हैं स्टार्टिंग में, तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि मोल बाय मोल में ही चले सारी कहानी, अब वेट में भी आ गई, क्योंकि इसमें वेट में पूछा था, तो यूनिटरी मेथड तो आपका लगेगा। मैं इसे रेज कर रहा हूँ ताकि हम अगला क्वेश्चन कर सकें। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि CaCO3, देखिए ये भी मैं इसी तरीके से कर दिखाऊंगा ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन है तीसरा, आंसर नंबर 3। इन्होंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaO प्लस CO2, और इसके इन्होंने 40 ग्राम दिए हैं और आपसे पूछा कि ये आप बता दीजिए। ठीक है, देखिए इसके एक कोफिशिएंट, इसका एक कोफिशिएंट, इसका एक कोफिशिएंट, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके 1 मोल टूटने से इसका भी 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है। और यहाँ पर अगर ग्राम की बात हो रही है तो हम चीज़ों को ग्राम में लेंगे। तो अगर इसके 1 मोल की बात करें तो इसमें कितना वजन होगा 100 ग्राम, तो 100 ग्राम आता है इसका मोलिकुलर वेट। कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 को ऐड कर आता है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है क्या 40 और कितना है 16, तो ये कितना हो गया 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। CaO बनाता है 56 ग्राम, तो
1 ग्राम कितना बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 56/100 ग्राम ऑफ CaO। और इन्होंने कहा 40 ग्राम कितना बनाएगा, तो 40 ग्राम बनाएगा 56/100 × 40, ये कट गया। और फिर आप इसे 5 सिंप्लीफाई करके आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो इससे हमें CO मिल गया। लेकिन अभी हमें करना है CO2 के लिए भी क्या, 100 ग्राम CaCO3 बनाता है कितना, CO2 में कितना होता है, देखिए इसका 1 मोल बनाता है, और 1 मोल के अंदर इसके 100 ग्राम होता है, और इसके 1 मोल के अंदर होता है 56 ग्राम। तो इसके 1 मोल ने 1 मोल बनाया, तो इसके 100 ग्राम ने 56 ग्राम बनाया, कोई इसमें अलग बात तो है नहीं। इसी तरीके से इसके 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने, इसका कितना होता है 44 होता है, आई थिंक 12 और 32, हाँ 44 होगा, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 बनाया। तो इसके 1 ग्राम ने कितना बनाया 44/100, ये 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई में था तो 100 नीचे आ गया, इतने ग्राम CO2 बनाया। तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने कितने ग्राम CO2 बनाया, ये अगर हम इधर 1 से 40 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा इतने ग्राम का, आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये है वेट से करने का तरीका कि क्या ग्राम है। तो ये अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी देखिए, वही रिएक्शन दे दी, 40 ग्राम भी डाटा दे दिया, पर इन्होंने कहा कि ये 5.6 ग्राम CaO बना रहा है, और हमसे पूछी है यील्ड क्या थी कि 50% यील्ड आ रही थी, तो आधा बन रहा था। तो देखिए यील्ड क्या होती है, देखिए यही डाटा है, यही वो चीज़ है, वो कैल्शियम कार्बोनेट और CaO के बीच में बात कर रहा है, तो यही डाटा यूज़ कर रहे हैं हम। ये नीचे का मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में कोई बात आपने नोट तो कर लिया। अब हम आंसर नंबर 4 कर रहे हैं, आंसर नंबर 4 अब हम कर रहे हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। परसेंटेज यील्ड क्या होती है, देखिए इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए क्या, ये है 56 × 2/5, तो अगर हम 5 से 56 को डिवाइड करें, 6 11.2 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 22.4 ग्राम ये आता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि 5.6 ग्राम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यील्ड 100% नहीं है। 100% होती तो इतने ग्राम आता। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कम नहीं, कैलकुलेटेड डाटा अपॉन थियोरेटिकल डाटा, या इसे कैलकुलेटेड ना लिख के आप लिखें कि क्या, गिवन डाटा और थियोरेटिकल डाटा कि जितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए था, ये है मतलब आना चाहिए था। आपको समझने के लिए मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। परसेंटेज यील्ड का ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो कितना आया, यानी गिवन डाटा आया कितना है 5.6 दे रखा है उन्होंने, और कितना आना चाहिए था थियोरेटिकल कैलकुलेशन से 22.4 ग्राम। तो आप इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 भी होता है, परसेंटेज तो जब ही आएगी, तो इंटू 100, तो ये आई थिंक 4 से कट जाएगा, तो ये आ गई 25% इसकी यील्ड है। तो ये हुआ हमारा ख़त्म इस तरीके से। तो हमने सीखे कैसे लिमिटिंग रिएजेंट से करते हैं, हमने सीखे कि एन को मोल्स की टर्म्स में कैसे करते हैं, फिर हमने इस क्वेश्चन में आए एडवांस में आए हुए क्वेश्चन में सीखा कि इनको
ग्राम की वजह मतलब वेट की फॉर्म में कैसे करते हैं, फिर हमने परसेंटेज यील्ड भी सीखी, उस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं जिनमें तीन तीन इक्वेशन है। तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपना दूसरा टॉपिक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और आप इसे नोट कीजिए और फिर मैं क्वेश्चंस के साथ उसके क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो एवरेज थ्योरी ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट या फिर थ्योरी ऑफ एवरेज मोलर मास क्या होती है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्या होती है थ्योरी ऑफ एवरेज एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। ये क्या होती है, देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपको ये मैंने आपको आइसोटोप पढ़ाए थे, तो वो ये कहते हैं कोई भी एक सैंपल है उसके अंदर इतने परसेंट तो हमें ये आइसोटोप मिला 35, इतने परसेंट हमें ये वाला आइसोटोप मिला, तो आप हमें उसका एवरेज एटॉमिक मास बताइए। इसमें इतने परसेंट ये सैंपल मिला यानी ये वाला आइसोटोप मिला, इतने परसेंट ये वाला आइसोटोप मिला, तो उससे हम क्या करते हैं एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, उसका क्या है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल एटम, और टोटल एटम जर्नली होते हैं, मतलब जर्नली हम लिख देते हैं 100। क्यों जितने भी एटम, उसने एटम तो स्पेसिफाई नहीं करता, देखिए यहाँ भी परसेंटेज में ही देगा और यहाँ भी परसेंटेज में ही देगा, और आप ये देखेंगे टोटल परसेंटेज 100 ही मिलती है, क्योंकि कोई भी सैंपल है तो उसके अंदर कुछ परसेंट ये होगा, कुछ परसेंट ये होगा, मिलकर 100% बना। जैसे इसमें 90 + 98 और 100 75 और 25, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वो जनरली 100 भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसको और अच्छी फॉर्म में क्या लिखा जाए एवरेज, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे एवरेज एटॉमिक मास जो है वो होता है परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास पहले आइसोटोप का प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास आपका दूसरे आइसोटोप का, और ये कहानी चलती जाएगी आपको जितने भी आइसोटोप दिए होंगे, और अपॉन 100। ये आपका एक अच्छा फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल आप करेंगे। ये आया है हालांकि खैर ऊपर वाले फॉर्मूले से ही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या रखेंगे, पहले आइसोटोप की परसेंटेज, जैसे उसमें 75 है, एटॉमिक मास यानी कि ये वाली चीज़ एटॉमिक मास मैंने आपको बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, फिर दूसरे वाले आइसोटोप की कहानी, उसका परसेंटेज, उसका एटॉमिक मास, और अपॉन 100 कर कर आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। और अगर हम मोलर की बात करें, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास की बात करें तो ये होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। लेकिन इससे अच्छा फॉर्मूला जो इसको सिंपल तरीके से कराने में हेल्प करेगा वो है एवरेज मोलर मास इक्वल्स टू परसेंटेज इनटू मोलर वेट, मोलर मास जितना दिया हुआ होगा। ठीक है, और ये पहले का, और ऐसे ही परसेंटेज इनटू मोलर मास किसका आपको दिया दूसरे का, और ऐसे ही जितने दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, बाई 100। ये आपका तरीका है इसका। ठीक है, अब हम एक एक करके इन फॉर्मूलों को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, सेकंड। हाँ, तो अब न्यूमेरिकल 1 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 1 यानी कि आंसर नंबर 1 क्या है, इन्होंने कहा परसेंटेज एबंडेंस 35 एटॉमिक वेट है जिसका उसकी 75% है, और 37 जिसका है उसकी 25% है, और आप एवरेज मोलिकुलर मास निकाल दीजिए। तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। क्या एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं हम, क्या है परसेंटेज कितनी है
75% है पहले की, अगर हम आइसोटोप की देखें, और उसका एटॉमिक मास कितना है, उसका एटॉमिक मास है 35, और ये पहले आइसोटोप की कहानी हुई। दूसरे आइसोटोप की है 25%, और ये हुई कहानी इसके कितना है 37। और बाई हम टोटल एटम लिखते हैं, तो टोटल एटम यहाँ पर 75 + 25 ही तो हुए टोटल एटम, क्योंकि अगर 75% दे रखा है, एक 25% दे रखा है, तो अगर हम 100 एटम माने तो उसके अंदर 75 एटम इस वाले के हैं, 75 एटम उस वाले आइसोटोप के हैं, तो इसीलिए हमने इस फॉर्मूले में भी डायरेक्टली 100 लिख दिया। तो इसको मैं सीधा 75 + 25 लिखने की जगह 100 लिख रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी कैलकुलेशन 100 ही आती है। ये हुआ 100, और इसकी कैलकुलेशन करते ही इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कीजिए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पॉज कर आप पहले करने की कोशिश करें, अच्छा क्वेश्चन है दूसरा। फिर तीसरा नीट में आया हुआ है। ठीक है, मैं इसे रेज कर रहा हूँ और करा रहा हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन। देखिए, इसमें इन्होंने कहा है एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट इज 25 एंड एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटोप। मैंने आपको पहले बताया था केमिस्ट्री में मास और वेट जनरली एक बात होती है, और 25 इन्होंने यानी कि एवरेज मास पहले से ही दिया है, और एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं 24 और 27। एक कोई भी आइटम मान लिया इन्होंने ए, और ये कह रहे हैं कि आप परसेंटेज एब्यूंडेंस बताइए कि हैवियर आइसोटोप की कितनी है, हैवियर आइसोटोप की परसेंटेज एब्यूंडेंस बताइए। और तो इसके अंदर हमें ये तो दे दिया, ठीक है ना, तो हमें ये दी यानी एक की परसेंटेज एब्यूंडेंस ना दूसरे की दी, और हमसे एक की पूछ ली हैवियर वाले की। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है क्योंकि 24 27 में दिखाई दे रहा है, 100 पता है, ये पता है, ये परसेंटेज हमें कोई से की भी नहीं पता, और हमसे एक की पूछ ली। और इन्होंने ये भी कहा गिवन दैट हैवियर आइसोटोप इज इन लेस अमाउंट देन द लाइटर वन, यानी कि उस हैवियर वाले की परसेंटेज एब्यूंडेंस जो है, यानी कि जो परसेंटेज आती है ये कम है। यानी जैसे इसमें भी देख लीजिए, अब 37 वाला हैवियर है, उसकी एब्यूंडेंस कम है, तो ये इन्होंने कह दी बात। ये भी इसका भी मतलब है, क्योंकि अगर ये नहीं कहते तो आप कंफ्यूज हो जाते कौन सा आंसर दे, कैसे अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास अब की बार उन्होंने कितना दे दिया, 25 है, आई थिंक 25। ठीक है, पहले वाले की इन्होंने परसेंटेज नहीं दी। मान लीजिए हम पहले वाले को ही क्या मान रहे हैं, हैवियर, और हम परसेंटेज को मान रहे हैं एक्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हैवियर वाले का कितना है वेट, 27 एटॉमिक मास। ये पहली कहानी, हैवियर को ऐसे लिख रहा हूँ मैं। और दूसरा देखिए, अगर 2 एलिमेंट की बात हो रही है, तो अगर एक 25% है तो दूसरा कितना होगा, 75% ही तो होगा। एक 25% है तो दूसरा 75% होगा। जैसे इसमें भी देखिए, आप एक 75% है तो दूसरा बचा और 25% है, तो 100 में से माइनस कर दें, तो हम इसको क्या करेंगे, जो दूसरे की एब्यूंडेंस होगी वो 100 - x हो जाएगी, और उसका कितना है 24 है आई थिंक एटॉमिक वेट, 24 और बाई 100। तो अगर हम इसे सोल्व, ये लाइटर वन है, ठीक है, अगर हम इसे 100 2500 आ गया, और 27x, और ये है 2400, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो फिर आएगा -24x बाई 100, तो ये इधर चला गया और हमने लिख दिया 2500। तो ये इसको इधर लाएंगे तो बचेगा सिर्फ 100, और 27x में से 24x गए तो बचा 3x, तो यहाँ से x आ गया आपका 100/3, ये 100 है, 100/3 यानी कि 0.33। अगर परसेंटेज में देखें तो वो है 0.33 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 33.33%। और आगे होता है 33 चलता रहता है, तो इतने % x है। और x को माना था हमने हैवी का, तो x आ गई 30, यानी कि हैवी वाले की परसेंटेज है इतना। मैं वो क्यों कह रहा था कि ये इसने अच्छा दिया कह कर कि ये हैवी वाला कम अमाउंट में है, हमने हैवी वाला माना था x, ठीक है। और अगर वो ये ना कहता कि ज़्यादा अमाउंट में है, तो एक तो आ गई परसेंटेज 33%, तो दूसरी बची हुई कितनी होगी 100 - 33 यानी कि अबाउट 66%। तो अब हम कंफ्यूजन में पड़ जाते कि 66 वाला % वाला हैवियर आइसोटोप है या 33% वाला। तो अब इसने कह दिया कि जो हैवियर वाला है वो कम अमाउंट में है,
तो कम अमाउंट में यानी 33%, तो ये कम अमाउंट ही, तो दूसरी तो 66% होगी, तो ज़्यादा अमाउंट होगी, तो इसीलिए हम आंसर 33.33 लगा देंगे। और वरना हमारे अगर ये नीचे नहीं कहता तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, फिर उसे ऑप्शन में या तो 66% देना होता या 33% देता, क्योंकि हम एक ही लगा सकते थे ऑप्शन। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। ये नीट का आया हुआ है, ये भी बहुत हल्का है। क्या मैं इसे मिटा रहा हूँ? हाँ, ये है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर हमारा हो जाएगा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। फिर हम मूव कर जाएंगे किसकी तरफ? आपके एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ। तो इन्होंने इसमें कहा कि ये वाला x जिसका एटॉमिक वेट 200 है, 199, 202 और इनकी अबंडेंस परसेंटेज भी दी है, तो आप एवरेज एटॉमिक मास बता दीजिए। तो पहले की परसेंटेज कितनी है? 90%। ये रही परसेंटेज। अब क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है? 200। ये हो गई पहले की कहानी, पहले आइसोटोप की कहानी। दूसरे आइसोटोप की कहानी यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आइसोटोप की कहानी है। बाई अब भी 100 ही रहेगा नीचे, क्योंकि परसेंटेज तो मिलकर 100 ही आनी है। तो वहाँ अब है दूसरा कि उसकी परसेंटेज है 8% और मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब एटॉमिक वेट है 199, और जो तीसरा है उसकी है 2% और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 202 है उसका एटॉमिक वेट। तो इसको सीधा सिंपली करते ही इसका आंसर आपका आ जाएगा, और ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देख लेते हैं, एक एवरेज मोलर मास पर भी है क्वेश्चन। मैं इसको इरेज कर दूं। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये। तो अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा एवरेज मोलर वाले पर क्वेश्चन, एवरेज मोलर मास पर क्वेश्चन है। एवरेज मोलर मास, उसका भी यही फॉर्मूला है, यही। तो क्या लिखा है? परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि CH4 + O2 का एक मिक्सचर है इन विच CH4 कॉन्ट्रीब्यूट बाई 80%, 80% हमें ये तो मिल गई। तो अगर हमें एक की परसेंटेज पता है तो ध्यान रखें दूसरे की भी पता है। क्यों? क्योंकि 80% है तो 2 ही एलिमेंट हैं, तो दूसरे की 100 - 80 हो जाएगी, तो ये वाली परसेंटेज भी 20% पता चल जाएगी। तो हमें एक की परसेंटेज पता है कितनी? 80%। और मोलिकुलर मास कितना है? जिसकी 80% है उसका मोलिकुलर मास आपको पता नहीं है क्या? इसमें ज़रूरत तो नहीं है ये देने की, क्योंकि तो मॉलिक्यूल है। और आपको पता नहीं है क्या मोलिकुलर का? पता है, ये CH4 का आपको मास नहीं पता। 12 इसका होता है और 1 होता है इसका, और 4 है तो 4 हो गया, और 12 + 4 16 हो गया। तो ये यहाँ पर इसका मोलिकुलर वेट आ गया 16। ये पहले वाले की कहानी, पहले मॉलिक्यूल की। और अब है दूसरा, कितनी परसेंटेज हो जाएगी इसकी? 20। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 - 80। और कितना है वो उस दूसरे का? O2 का कितना होता है? 32, क्योंकि एक का होता है 16 एक O का। तो ये आपकी सीधी कैलकुलेशन इससे होकर आ जाएगी। कितना है? 20 × 32/100। तो ये 0, ये 0, ये 0 कट गई। ध्यान रखिए कि अगर प्लस होता है तो एक अगर इसकी 0 कट रहा है तो ये दूसरा वाला भी इसकी 0 काट रहा है। ठीक है, तो अब इसे कर दीजिए सीधा। 1.6 × 8 + 3.2 × 2, 16 8 कितने होते हैं? 128, यानी कि 12.8 + 6.4, तो 12, 1 एक्स्ट्रा कैरिंग, 3 1। एक सेकंड, ये हो गया गलत। देखिए ये हुआ 12, 1 एक्स्ट्रा कैरिंग, 6 और 2 8, और ये हो गया 9, और ये हो गया 1। तो ये आपका इतने ग्राम इसका हो गया एवरेज मोलर मास। और अगर कोई इस तरीके से कैलकुलेशन कर देख लेनी चाहिए। अगर आप गलती करते हैं तो इस तरीके से सीधा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर इसको कर लेनी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपका गलत होगा। अगर ये ऐसी मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो ऐसे पछतावा बहुत ख़तरनाक हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा तो बहुत बुरा लगता है, और वो भी इस चीज़ की वजह से। तो
ये गलतियां मैं भी करता था, इसलिए मैं सोल्व कर देता था साइड में आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब हमने पढ़ लिया एवरेज एटॉमिक मास, और अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला।